अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची में फौज बुलाने की बजाय रेंजर्स को तमाम इख्तियारात देने और आइन में तरमीम करने का फैसला। रेंजर्स गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश भी कर सकेगी। टारगेट किलर्स अब बच नहीं पाएंगे। 450 बड़े टारगेट किलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। 1-2 दिन में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फहरिस्तें बन गईं, जहां जहां छुपे हैं ढूंढ निकाला जाएगा। चौधरी निसार कहते हैं कराची ऑपरेशन 2020 मैच नहीं है। हर चीज के मनफी मानी ना निकाले जाएं, सबको इकट्ठा करके क्रिमिनल से लड़ेंगे। कराची में 2 अहम मसरूफ तरीन दिन गुजारे मियां नवाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और उसके बाद ये फैसला किया कि रेंजर्स को ऑपरेशन की सुपरविजन दी जाएगी, उनको लीड रोल दिया जाएगा। फ़ौज के हवाले कराची को देने का मुतालबा उन्होंने मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो सरबराही करेंगे इस सारे मामले की, और साथ ही ये कहा कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट, वो उसको मजबूत किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि जो मौजूदा पुलिस है वो सिर्फ जनरल पुलिसिंग कर सकती है। दहशत गर्दों और भत्ताखोरों के खिलाफ काम करने के लिए एक स्पेशल पुलिस फोर्स चाहिए, उसको स्पेशल ट्रेनिंग हो, चाहे इसमें 6 महीने लगे, चाहे इसको साल लगे। और उनका ये भी कहना था कि ये सब कुछ सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इसको होना चाहिए। इसके साथ ही जो वज़ीर दाखिला ने बाद में काबीना का जो इजलास था उसके जो फैसले सुनाए, उनमें ये कहा कि जो मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई उनमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, लेकिन MQM के बैरिस्टर फ़रोग नसीम को भी शामिल किया गया, जिससे एक ये वाज़ेह पैगाम दिया वफाकी हुकूमत ने कि वो जो सिंध के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हों या सिंध रूरल को रिप्रेजेंट करते हों, वो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे, तमाम को साथ लेकर चलेंगे। और ये तासुर के वफाक वहाँ पर कोई मुदाखलत कर रहा है, इस तासुर की मुकम्मल तौर पर उन्होंने नफ़ी कर दी। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जो हाइप है उसमें शायद कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है कराची में, लेकिन मियाँ साहब का ये कहना था कि ये पाकिस्तान की बका का मामला है, वो कोई जल्दबाजी में काम नहीं लेंगे, अदलिया से भी बात करेंगे ताकि फ़ैसले जल्द अज जल्द हों, मुकदमात में डिले ना हो, ताकि जो मुजरिमान हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनको करार वाकई सज़ा मिल सके। इस सारी सूरत हाल में बैरिस्टर फ़रोग नसीम जो MQM के रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, वो उस कमेटी में भी शामिल हैं जो वज़ीर आला सिंध की सरबराही में कायम की गई, और जो जाहिद हामिद साहब के साथ जो कमेटी कायम की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि रेंजर्स को इन्वेस्टिगेशन के भी इख्तियारात दिए जाएंगे और उसके लिए जो कानून में तरमीम करनी होगी वो भी सारी की सारी तरामीम की जाएंगी। उनसे हम बात करते हैं, फ़रोग नसीम साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आगे चलकर मामला किस रुख जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ़रोग नसीम साहब। जी वालेकुम सलाम। बड़ा अहम आज फैसला हुआ और आप मशावरत में शरीक रहे। वज़ीर आज़म ने आज बताया कि जो कल रात मीटिंग थी उसमें भी शायद आप शरीक थे। जो रेंजर्स को जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं उसके लिए जो कानून में तब्दीली की जाएगी उसकी मशावरत में भी आप शामिल रहिए। इस पर आप जानना चाहूँगा कि किस किस्म के कवानीन में आप तब्दीली करेंगे और क्या शक्ल बनेगी आने वाले दिनों में? देखिए 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अपनी लेवल पे कोई अमेंडमेंट करता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रोविंशियल लेवल पे कोई अमेंडमेंट की जाए, और तीसरा ऑप्शन ये है कि हाइब्रिड टाइप ऑफ सिचुएशन हो कि बाज़ अमेंडमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करे, बाज़ अमेंडमेंट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, और फिर अमेंडमेंट्स के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये बात दुरुस्त है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जो सब्जेक्ट है वो प्रोविंस का है, लेकिन 3-4 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आर्टिकल 147 है, एक आर्टिकल 148(3) है, एक आर्टिकल 149(4) है। तो ये तमाम आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसको यूज़ करके फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसीजर में या लॉ मेकिंग के प्रोसीजर में उसका एक रोल हो सकता है। फिर साथ साथ आर्टिकल 142A भी है। तो ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद देखिए असल चीज़ है नेक नियति, और असल चीज़ ये है कि जो भी ये इसका नाम दें, चाहे इसको कार्रवाई का नाम दें या ऑपरेशन का नाम दें या एक क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई या जो भी इसका नाम दें, वो न्यूट्रलिटी के साथ हो, किसी एक कौम, फ़र्द, पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हो, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो भी क्रिमिनल है विदाउट फियर, विदाउट फेवर होना चाहिए, और इसको हम
पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और जो नसीम बातें साहब एक बात पर कमेंट कीजिएगा कि MQM की जानिब से एक बड़ा वाज़ेह मुतालबा था कि शहर को फ़ौज के हवाले किया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन सूबाई और इस तरह नाकाम हो चुकी है। अब वो मुतालबा तो मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं माना। जो ये एक सेटअप बनाने की कोशिश की है जिसमें रेंजर्स को लीड रोल दिया है, आप समझते हैं, कराची में आप हैं और तमाम मामलात पर आपकी नज़र है, कि ये जो सारा सेटअप बनाया ये वाकई जो मतलूबा नताइज हैं उनको हासिल करने में मददगार साबित होगा? देखिए, 2-3 बातें मैं गोशगुजार करूंगा। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक कि पुलिस है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी परफॉर्मेंस तो सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जर्वेशंस है कि पुलिस में भर्तियाँ किस तरह की गई हैं, पुलिस का रोल। पुलिस ने ये बात इसमें आई विल नॉट उसको मना मैं नहीं करूँगा कि बाज़ जगह बाज़ पुलिस वालों ने अटेम्प्ट की है, लेकिन जनरली अक्रॉस द बोर्ड पुलिस से मायूसी हुई है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? रेंजर्स हैं, फ़ौज है, सेकंड स्टेप रेंजर्स है और थर्ड स्टेप जो है फ़ौज है। जो अल्ताफ़ भाई ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी ये फ़ौज को बुलाने की, तो उसमें अगर आर्टिकल 225 को इन आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाए जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, तो फ़ौज भी बुलाई जा सकती है लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन शायद उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब या PMLN चाहती है कि स्टेप बाय स्टेप चले, पहले रेंजर्स को ट्राई किया जाए ताकि ये कोई तासुर किसी को ना हो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बाईपास किया जा रहा है, क्योंकि रेंजर्स वो पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको प्रोविंस ऑफ सिंध ने ही अपनी एड के लिए बुलाया है अंडर आर्टिकल 131। तो उसके तहत मेरे ख्याल में ये एक फर्स्ट स्टेप है। और अगर तो रेंजर्स की जो फेलियर की बात थी वो यही थी कि इनके पास इन्वेस्टिगेशन की और प्रोसिक्यूशन की और अरेस्ट की ये तमाम पावर्स वो जो पुलिस के पास होती हैं वो इस तरह अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। कुछ नोटिफिकेशंस ऐसे हैं रेंजर्स के जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश नहीं किए गए, उनको पेश अगर किया जाए तो शायद रेंजर्स के पास और ज़्यादा पावर्स हैं। लेकिन बात आज जो हुई है वो बात हुई है कि किसी किस्म का CRPC में अमेंडमेंट लाया जाए ताकि ऐसा ना हो कि रेंजर्स के हाथ बांध दिए जाएं। लेकिन मीडिया है, मीडिया है और कोर्ट्स हैं, ये इस पे वॉच डॉग है और हर तरह से रेंजर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। एक इशू ये भी सामने आया और मैंने अपने इनपुट इसी तरह डाली, जाहिद आमिर साहब भी थे। मैंने ये कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक महरम अली का केस डिसाइड किया है जिसमें ये कहा है कि पैरेलल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्रिएट नहीं किया जा सकता, नंबर 1। सेकेंडली, लियाकत हुसैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 99 में कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बन सकती, यही रेगुलर कोर्ट्स होंगी, सिविलियन कोर्ट्स होंगी। तो इस पैराए में रहते हुए अगर हम कोई अमेंडमेंट्स करते हैं और वो अमेंडमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड हों, हर पार्टी को एक्सेप्टेबल हों, तो बिल्कुल अगर सबको क्रिमिनल के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करनी है तो वी आर फॉर इट। हम हर तरह से अपनी मावनत, लीगल एक्सपर्टीज़ उनको पेश करेंगे और इंशाल्लाह मुझे तो आज की डिस्कशन के बाद उम्मीद नज़र आई है। देखते हैं। अल्लाह मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग नसीम साहब, जो ये कह रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो कही थी फ़ौज की बात, वो पाकिस्तान के आइन के तनाजुर में और मौजूदा हालात के कॉन्टेक्स्ट में कही थी, लेकिन शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब ये समझते हैं कि अगर रेंजर्स को पहले किरदार दिया जाए तो ताकि ये इस तासुर की नफ़ी हो सके कि वफाक सीधा इस हिस्से को, कराची को फ़ौज के हवाले करना चाहता था। फ़रोग नसीम साहब का ये कहना है कि जो गुफ्तगू हुई है, जिस तरीके से सेटअप बनाया जा रहा है, उससे उन्हें उम्मीद है कि मतलूबा नताइज होंगे और जो एक्शन होगा वो क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन होगा, जिससे कराची के हालात बेहतर होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कराची के हवाले से जो डिसीजन हुए हैं उस पर हम बात करेंगे मखदूम जावेद हाशमी से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी डेवलपमेंट को वो किस तरह देखते हैं, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी स्टेक होल्डर्स के तौर पर एमर्ज किया है उसने 11 मई के इंतखाबात में,
اور کراچی میں بھی ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، وہاں پر بھی 10 لاکھ سے زائد ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ آج جو کراچی کے حوالے سے فیصلے کیے گئے خصوصی کابینہ کے اجلاس میں، اس پر ہم بات کریں گے۔ مخدوم جاوید ہاشمی تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ مخدوم صاحب، فیصلہ یہ کیا گیا کہ رینجرز کو لیڈ رول دیا جائے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پر سید قائم علی شاہ، ان کے پاس لیڈ رول ہوگا۔ ایم کیو ایم کے افراد جو ہیں وہ بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ، کیا واقعی نتائج حاصل ہو سکیں گے؟ سمیم، اگر فوری نتائج حاصل کرنے ہوں تو وہ ہو جاتے ہیں، اور آپریشن کا فیصلہ بھی ہو، رینجرز بھی ہوں، تو اس کے فوری نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس شہر کا جو مستقل طریقے سے مسئلوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ صرف پولیس کے بجائے رینجر، تو ہماری پارٹی پالیسی یہ تھی کہ وہ بھی پولیس کی ذمہ داری ہے، اس کو اختیارات دیے جائیں، انٹرفیئر نہ کیا جائے۔ تو یہی پالیسی ہم خیبر پختونخوا میں وہاں پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں سفارشی پولیس والے نہ ہوں، اور اگر پولیس کو ادارے کے طور پر سارے اختیارات دے دیے جائیں اور پھر ان کو وقت دے دیا جائے اور ان سے ان کا جو بھی اچیومنٹس ہیں اس کا حساب لیا جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور رینجرز بھی اگر کام کر رہی ہے تو ہم اس پہ کوئی بہت بڑا ہم اعتراض نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ کام پولیس سے بھی ہو جاتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تمام اسٹیک ہولڈرز آج وہاں پہ اکٹھے تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اپنے آپ کو فرشتہ کہتے ہیں اور دوسروں کو وہ شیطان کہتے ہیں۔ اصل میں یہ سوچ بدلنی ضروری ہے، یہ سوچ بدل لی جائے کہ اگر ہمیں سے بھی کوئی پکڑا جاتا ہے اس کو بھی ہم اپنا فرشتہ نہ بنائیں، بلکہ کہیں کہ وہ حالات کا، واقعات کا سامنا کرے، اپنی صفائی خود پیش کرے۔ اس کے بعد اگر کراچی ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں تو جس کو پکڑ لیا جائے وہ کہتے ہیں ہمارے فرشتے کو آپ نے پکڑ لیا ہے، اور دوسرے کے آدمی جو دہشت گرد ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر، اگرچہ بمبے کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، انڈیا کے اندر بمبے کے بھی یہی حالات ہیں، لیکن کراچی کی بدقسمتی یہ ہے یہاں پہ ہمارا مذہبی جماعتیں بھی وہی کر رہی ہیں جو ایک دانشور کر رہا ہے۔ یہاں پہ فرقہ وارانہ جنگ نے بھی زور پکڑ لیا ہے، اور اس کی گام میں وہ عام آدمی جو ہے وہ بیچارے کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انسان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور جو وزیر اعظم صاحب نے آپریشن کا فیصلہ کیا، اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے بھی صرف ٹی وی پہ کراچی کے بندوں کو گولیاں لگتے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ آدمی، اس کے لیے ہمیں ری ایکشن نہیں کرنا چاہیے، اس پر ہمیں ایکشن کرنا چاہیے۔ ری ایکشن میں جائیں گے 2-4 دن کے اندر کراچی کو خاموش کر کے واپس آ جائیں گے۔ ہمیں ری ایکشن نہیں کرنا چاہیے، ایکشن کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جب بھی بلائیں گے ہم پی ٹی آئی والے بھی بیٹھیں گے۔ یہ ان کا، چونکہ ان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، تو وہ اس کو ایک ری ایکشن کے طور پر انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ اس میں بھی یہ بھی فیصلے جو ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں چلیے کچھ تو کراچی کے لیے کیجئے، تو وہ جو اقدامات وہ لے رہے ہیں ہم اس کی کوئی مخالفت نہیں کریں گے۔ درست آپ نے فرمایا۔ مخدوم صاحب، یہ بیان کیجئے گا کہ آج جو ان کی جو میٹنگز تھی، بہت ساری صحافیوں کے ساتھ بھی میٹنگ تھی، ایک مشاورتی عمل کا وہ بھی حصہ تھے، تو اس میں ایک بات کی گئی جس پہ میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو اس وقت کراچی میں کرائم کا معاملہ ہے وہ وہاں کے جو سیاسی حالات ہیں ان سے جڑا ہوا ہے ڈائریکٹلی، اور بہت سارے گروپس جب یہ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں
ان کی بات کو نہیں مانا جا رہا یا وہ اپنے تو پھر وہ شہر میں کرائم کا گراف بڑھ جاتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات ہیں لوکل باڈیز آرڈیننس کے حوالے سے کہ وزیراعظم صاحب اس میں مداخلت کریں اور کوئی اس قسم کی بات ہو کہ تمام جو صوبے ہیں ان میں جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے والے ہیں, جو آئندہ سیٹ اپ بننے والا ہے, وہ اس میں کوئی یونیفارمٹی آ جائے تو یہ ایک کراچی کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. آپ اس آئیڈیا کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے ابھی آپ سرچ کیا کہ یہاں کراچی کے اندر جو ہے وہ جو سیاست ہے وہ عسکریت میں تبدیل ہو گئی ہے 25-30 سال سے. تو اس لیے وہاں ان کے عسکری ونگ ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں, وہی فیصلوں کو قبول کرتے ہیں, وہی فیصلوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. تو جب وہاں سیاست کی بجائے عسکریت کو فروغ دیا گیا تو اس کا فائدہ القاعدہ نے بھی اٹھایا, اس کا فائدہ لشکر جنگوی نے بھی اٹھایا, اس کا فائدہ جو جندولہ ہے یا ایران کے دونوں ونگز ہیں انہوں نے بھی اٹھایا. بدقسمتی یہی ہے کہ میں نے عرض کیا بمبئی میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے مگر وہ کرائم کی حدود تک رہتا ہے. کراچی میں جو کرائم ہے, جو جرم ہے, وہ سیاست بن چکا ہے اور کوئی تنظیم اپنے آپ کو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے عسکری ونگوں کو ختم کرے یا انہیں چھوڑے. اب لوکل باڈیز کا جیسے آپ نے فرمایا, اس کراچی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل ایک علیحدہ طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے. آپ امریکہ میں رہے ہیں, آپ نے نیو یارک میں دیکھا ہے, واشنگٹن میں دیکھا ہے, آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ ڈاکے امریکہ میں پڑ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسائل کا حل تلاش کیا ہے, ان کو اختیارات دیے ہیں, ان کو شامل اپنے فیصلوں کے ساتھ کیا ہے. اب یہ 2.5 کروڑ کا اتنا بڑا شہر ہے, اس کو آپ صرف لوکل باڈیز کے الیکشن بالکل روٹین سمجھ کے کرا لیں گے تو مسائل کا حل نہیں ہوگا. وہاں ایک بھرپور شہری حکومت قائم ہونی چاہیے جو مسائل کا حل تلاش کرے, اور اس کے لیے میں ایم کیو ایم کو بھی کہتا ہوں اب کوئی کراچی کے اندر کوئی ایک کمیونٹی میجارٹی میں نہیں ہے, تمام مائنارٹیز وہاں پہ جمع ہیں. ایم کیو ایم بھی مائنارٹی ہے, پٹھان بھی مائنارٹی ہے, سندھی بھی مائنارٹی ہے, بلوچ بہت بڑی تعداد میں, پنجابی, اسی طریقے سے یہ بہت بڑی مائنارٹیز کا شہر ہے. اس کے اوپر کوئی ایک کی خواہش اگر ہو کہ وہ دوسروں پر حکومت کرے گا تو یہ حکومت کوئی برداشت نہیں کرے گا. یہ لا قانونیت بڑھے گی اور دہشت گردی جو بدقسمتی سے پاکستان کی حدود کے اندر گھس آئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہاں ایکٹیو ہوگی. وہاں سے بھتہ وصول کیا جائے گا, پیسے وصول کیے جائیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا متمول شہر ہے. تو سب لٹیرے وہاں پہ دین کے نام پہ, سیاست کے نام پہ, ووٹ کے نام پہ وہاں جمع ہو چکے ہیں. اس لیے ان کے لیے ایسا نظام آنا چاہیے جس کے اندر پراپر نمائندگی ہو, پھر ان کو حکومت دی جائے اور ان کو مسائل کا حل کا ان کو ذمہ دار بنایا جائے, اور وہ خود اس کو اون کریں کہ ہم اکثریت نہیں ہیں, ہم سب مائنارٹی ہیں اور ہمیں مل کے اس شہر کو کامیاب شہر بنانا ہے, اس کی معیشت کو بہترین معیشت بنانا ہے. یہ سب کی ذمہ داری آئے گی, سب کے اندر احساس ہوگا کہ ہم اکثریت اب نہیں ہیں, ہمیں آرام سے کسی نے نہیں رہنے دینا, ہمیں آرام سے قانون اور آئین ہی رکھے گا. جب یہ تمام مل کر رہے ہیں. آپ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا اور کراچی کے معاملے پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد ہم پوچھیں گے جاوید ہاشمی صاحب سے کہ آج میاں صاحب نے یہ کہا کہ وہ عدلیہ سے بھی بات کریں گے کہ جو مقدمات ہیں دہشت گردوں کے ان کے فیصلے جلد ہوں, تو اس سے ایک میسج جائے گا سوسائٹی میں کہ کوئی بھی انٹچیبل نہیں ہے اور کرمنلز کو ضرور سزا ملے گی. لیکن یہ ساری گفتگو ہوگی بریک کے بعد.
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से जो आज फैसले हुए, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब मखदूम जावेद हाशमी हमारे साथ हैं। मखदूम साहब, आज जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक मशावरती इजलास सहाफ़ियों के साथ, थिंक टैंक स्कॉलर्स के साथ जो था, उसमें एक बात ये भी सामने आई कि जो मुकदमात हैं दहशत गर्दी के हवाले से, उसमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स तो फैसला कर देती है, लेकिन हायर कोर्ट्स में जो अपीलें हैं वो कई साल तक चलती रहती हैं, और जिससे ये एक मैसेज जाता है कि जो क्रिमिनल हैं शायद वो बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो मियां साहब ने कहा कि वो इस हवाले से अदलिया से भी बात करेंगे ताकि जो फैसले हैं वो जल्द अज जल्द हो सके। इस हवाले से उन्होंने सियालकोट के वाक़े का भी जिक्र किया जिसमें 2 भाइयों को मार दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक उस मुकदमे का कोई फैसला नहीं हुआ। ये जो पहलू है, आप क्या समझते हैं किस हद तक इफेक्टिव होगा अदलिया का रोल, अदालतों का रोल कराची के हालात को संवारने में? देखो सुनी, मैं एक बात अर्ज करूं, मुझे मियां साहब की बात का एहतराम है, लेकिन मैं कहता हूं कि अदालतों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अदालतें तो पहले ही बात कर रही हैं, उनसे क्या बात करेंगे? उनके लिए जो सूरत हाल है वो ये है कि आप उनको निज़ाम बना के दें जल्दी फैसले करने के लिए। अगर आपके वक्त पे जज भी पूरे ना हो अदालतों के, उनको काम करने के मौके भी ना हो, आप वो मसाइल हल करें उनके। तो अब ये खुशकिस्मती है हमारी कि हमारी अदालतें बहुत अरसे बाद जाग रही हैं, सोई नहीं हैं, हर मौके पे पहुंचते हैं। उनकी तरफ हम ना एक इशारे से करें। हमें अदालतों के लिए बेहतर से बेहतरीन निज़ाम देना चाहिए, उनको जजेस देने चाहिए। ये बात उनकी, अगरचे मैं भी कहूँगा कि अदलिया को जितनी ज़्यादा सहूलतें होंगी, जज वहाँ पे मौजूद होंगे, फैसले होंगे और उस पर अमल दरामद नहीं। लेकिन मखदूम साहब बात यह है कि अगर एक मुकदमा वो 10 साल तक अदालतों में लटका रहे, दहशतगर्दी का मुकदमा हो, दहशतगर्द जेलों में पड़े रहें 10 साल तक, 12 साल तक, तो एक मैसेज तो जाता है कि क्रिमिनल्स को सजा नहीं हो रही। नहीं, बात बिल्कुल, मैंने एक लफ्ज में कहा है कि मैं मियां साहब की इस बात को उठा के फेंकना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ वो एक पहलू है जिसको उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अदलिया के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा रस्ते, सहूलतें वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से मैं देखें, अदलिया फैसले जल्दी करे, ये तो कोशिश की जाए। अब जो अदलिया फैसला कर चुकी है उस पर अमल दरामद तो जिम्मेदारी हुकूमत की है। अगर उसकी हुकूमत अमल दरामद में भी 10 साल लगा दे, 15 साल लगा दे, दहशतगर्दी के फैसलों में भी और दूसरे मुकदमात में भी, इसलिए ये हमें जब इसको देखना होगा, इसको बहुत सारे तरीकों से मिल के एक हल बनाना होगा। उसके लिए यकीनन ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस हुकूमत को, लेकिन इसका हल मौजूद है। अदालतें सजा देंगी और उस पर अमल करने वाली अदलिया तो नहीं कर सकती, अमल तो उसको करना है इंतजामिया ने। तो ये एक पहलू है। मैं ओवरऑल बात आपसे कर रहा था कि कराची के दुखों को, मसाइल को हल करने का उन्होंने सोचा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन कराची के बगैर मैं इस पे ये बहुत बड़ा ज़हन के साथ, सोच के साथ कह रहा हूँ कि कराची के अमन कायम किए बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, मुआशी तौर पे भी नहीं चल सकता। हमारी मईशत का हब जो है वो कराची है। वहाँ के आम इंसान मारे जा रहे हैं बेचारे, वो तो एक बहुत बड़ा डैमेज है, कोलेटरल डैमेज है। लेकिन जो मईशत मर रही है कराची की, उसको जिंदा करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत जिंदा होकर खड़ी हो जाएगी। अरबों रुपए आप अंदाजा करें, भत्ता के अंदर 80-80 करोड़ डेली भत्ता के अंदर, वो वहां पे कौन बैठना पसंद करेगा? वो सारा पैसा पहले मुल्क से बाहर चला जाता है।
अब कराची का वो पैसा या लाहौर आ रहा है या पंजाब की तरफ इधर लोग दौड़ के यहाँ आ रहे हैं। यहाँ लाहौर में जो आपकी डिफेंस कॉलोनी है, दूसरी कॉलोनी है, ये तो उनकी कीमतें पता करें, 2 गुना कीमतें हो रही हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि कराची अगर ठीक होगा तो पूरे पाकिस्तान का इसमें फैसला होगा। इस पर कमेंट कीजिए कि आज जो मियां साहब ने फैसला किया, कुछ लोगों के नज़दीक ये एक बड़ा दानिशमंदाना फैसला है कि उन्होंने फिर दोबारा जो सिविल इदारे हैं उनको कॉन्फिडेंस देने की बात की है, उनको रीइंफोर्स करने की बात की है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि सिविलियन जो लीडरशिप है वो उसका लीड रोल होना चाहिए, तो यकीनन जो जमहूरी मुआशरे हैं वहाँ पर ये दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भी लीड रोल सिविल इन्फोर्समेंट का होता है। उनके इस डिसीजन को कि सिंध हुकूमत पर इत्मीद का इजहार किया, मैंडेट को माना है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये आप मुझे जो हक़ाइक़ हैं, हकीकतें हैं, उसके अंदर तो 2 राय हो नहीं सकती। ये मैं जिम्मेवारियों की बात कर रहा हूँ, ये मियां नवाज शरीफ की बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं तो खुश हुआ हूँ कि पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत और अब तीसरी हुकूमत में वो एक रात के लिए आज़ाद कश्मीर वहाँ कराची में जेल में नहीं, आज़ाद वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने एक रात गुजारी है। मैं इसी को भी समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें बार बार जाना चाहिए था, वहाँ जाके बैठना चाहिए ताकि मसले का हल किया जाए। वो ये इक़दाम करेंगे तो कोई आदमी उनके इन इक़दाम को कोई उसके खिलाफ तो नहीं बात करेगा, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये एक रिएक्शन है। वहाँ के जाके बैठें, देखें, वहाँ 10 दिन बैठें, बाकी अपने जो काम है वो भी कराची में बैठ के हो सकते हैं। कभी ये दारुल हुकूमत भी होता था पाकिस्तान का। ज़्यादा से ज़्यादा उस शहर को वक्त दें, वज़ीर आज़म भी, वज़ीर दाखिला भी, तो इंशाअल्लाह वहाँ अमन कायम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम जावेद हाशमी, जो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने ये बड़ा दुरुस्त फैसला किया कि वो कराची गए। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कराची में अमन को बहाल करने में अपना रोल अदा करें। उनका ये कहना था कि उन्हें इस बात पर भी बड़ी खुशी है कि एक आज़ाद वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने कराची में एक रात गुजारी, और वो कह रहे हैं कि बार बार उनको जाना चाहिए। आज जो फैसले हुए उससे पहले जो मशावरती इजलास था, जिस वक्त रेंजर्स को इख्तियारात देने के हवाले से बात हो रही थी, तो वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लाई गई कि जिस तरह मुसल्ला जमातों के पॉलिटिकल जमातों के मुसल्ला विंग्स हैं, इसी तरह जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, चाहे सिविल है या अस्करी है, उनके हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रेंजर्स के हवाले से ख़ास तौर पर जिक्र किया गया उस वाक़े का जिसमें सरफराज नामी नौजवान को हलाक कर दिया गया था। वज़ीर आज़म को बताया गया कि सरफराज की जो फैमिली है वो अब आज़ाद कश्मीर शिफ्ट हो चुकी है। जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने रेंजर्स को उसमें बरी ज़िम्मा करार दे दिया, और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि जो सरफराज की फैमिली है उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया है ताकि रेंजर्स के एहलकार को सज़ा ना हो सके, और ये सब कुछ एक दबाव पर किया गया। तो वहाँ एक ये भी दरख्वास्त की गई वज़ीर आज़म से कि इख्तियारात ज़रूर दें, लेकिन इस शहर को रेंजर्स की मर्जी पर मत छोड़ें, क्योंकि उनकी जो एक्सेसेस हैं कानून के हवाले से वो भी उनकी भी एक तारीख है और उससे भी लोग खासे परेशान हैं। नाजरीन, इस वक्त हुआ है वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब इम्तियाज़ आलम से और इफ्तिखार अहमद साहब से, क्योंकि आज एक और मामला वज़ीर दाखिला ने उठाया। उनका ये कहना था कि कराची के मामले को हल करने के लिए मीडिया पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया दुरुस्त अंदाज में खबरें पेश करे, और ये सारी गुफ्तगू उन्होंने जो एक खबर आई थी कि जुल्फ़िकार चीमा को IG कराची लगाया गया है, बाद में ये खबर आई कि उनको IG सिंध नहीं लगाया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मीडिया से कहा कि वो अपना रोल ज़िम्मेदारी से अदा करें, लेकिन इस सारी जो डेवलपमेंट थी इसमें सबसे अहम बात यह थी कि ये खबर आज़ाद या निजी मीडिया ने नहीं दी थी। सबसे पहले ये खबर पाकिस्तान टेलीविज़न ने ब्रेक की थी। लेकिन मीडिया का रोल क्या हो सकता है कराची के हालात को बेहतर करने में, और इस वक्त मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है, ये हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
कराची के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काबीना के इजलास के बाद चौधरी निसार अली का कहना था कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अहम है इस सारे मामले को ठीक करने में। उनका ये कहना था कि मीडिया को ये 2020 मैच नहीं समझना चाहिए और स्टोरी को ब्रेक करने की रेस में फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ही करना चाहिए। इससे पूरी जो कौम है उसका मुस्तकबिल वाबस्ता है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। और ये सारी बात वो इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे कि आज जो खबर आई कि आईजी सिंध को तब्दील कर दिया गया, चीफ सेक्रेटरी सिंध को तब्दील कर दिया गया, जो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। और उनका ये कहना था कि आज़ाद मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया वो खबर दर हकीकत सरकारी टीवी ने चलाई थी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दर हकीकत वो फैसला हो चुका था, नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार था, लेकिन शायद सिंध हुकूमत के प्रेशर पर उस नोटिफिकेशन को वापस लिया गया। लेकिन मीडिया का रोल है क्या, किस तरह इसको आगे होना चाहिए, और क्या वाकई इस वक्त मीडिया 2020 का मैच खेल रहा है, ये सारी गुफ्तगू हम करेंगे। जनाब इम्तियाज़ आलम और जनाब इफ्तिखार अहमद हमारे साथ है। सबसे पहले मैं चलता हूँ इम्तियाज़ साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब, चौधरी निसार अली खान का ये कहना है कि मीडिया जो है वो ब्रेकिंग स्टोरी के चक्कर में फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल होना चाहिए। इस वक्त कौम को एक बहुत ही ज़्यादा संगीन सूरत हाल का सामना है, किस तरह से देख रहे हैं आप मीडिया का रोल? देखिए, सबसे पहले तो खुद चौधरी निसार साहब अपने जो बयान देते हैं वो ठीक तरह दिया करें, और खुद हुकूमत ने की ही इदारे ने ये खबर दी तो प्राइवेट मीडिया का कसूर क्या था, कोई नहीं था। अब जब ऑपरेशन होगा तो बड़े सवाल उससे उठेंगे। जब फौज कार्रवाई, रेंजर्स कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई करेंगे, वहाँ पे बहुत कुछ होगा, कानून की खिलाफ वर्जी भी होगी, हदूद से तजावज़ भी होगा, और मीडिया के लोग वहाँ कैमरे लेके पहुँचे होंगे, तो जाहिर है कि ये ओपन सोसाइटी है, जमहूरियत है, तो मीडिया भी सामने लेकर आएगा चीज़ें। इससे हुकूमत को घबराना नहीं चाहिए, और खुद जो लोग कार्रवाई कर रहे हों उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी हदूद में रहें। ये बात दुरुस्त है कि इससे बहुत ज़रूरत है कि एक मुकम्मल भरपूर ऑपरेशन कराची में हो, और जो भी किसी पार्टी से कता नज़र जो भी कहीं भत्ताखोरी में शामिल है, दहशतगर्दी में शामिल है, टारगेट किलिंग में शामिल है, उन सबको पकड़ना चाहिए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। क्या सर, ये कैसा हमारा मीडिया है कि अगर सरकारी चैनल पर खबर आई है तो उसको उठा के बगैर तहकीक के चला दिया है? देखिए, जब सरकार के मीडिया की तरफ से आवाज़ आएगी और बयान आएगा तो मीडिया उसे सही लेगा कि हुकूमत ने फैसला किया होगा। गालिबन ऐसा फैसला किया भी गया, और ये हक नहीं था वफाकी हुकूमत का कि वो सूबाई खुदमुख्तारी के मामले में मुदाखलत करे। और ये जो कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना बैठ के ये जाके वहाँ पे और वो फैसले कर रहे हैं, तो ये सूबाई मामला है। आप सूबाई खुदमुख्तारी की 18वीं तरमीम के बाद जो शुरू हाल है उसका आप एहतराम करें, आप इस सारा ऑपरेशन चीफ मिनिस्टर के जरिए करें, और आप वहाँ गए हैं उनकी मदद फराहम करने के लिए सूबाई हुकूमत को, इससे आप आगे न बढ़े। अब आप मुझे बताइए ना कि पीपल्स पार्टी के दौर में जब इस तरह के तबादले किए जा रहे थे, पंजाब हुकूमत ने कैसे रद्दमल का इजहार किया और सही किया था। चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ हकदार थे जब उन्होंने इस पर एहतजाज किया था। इसी तरीके से मौजूदा सूबाई हुकूमत सिंध भी एहतजाज कर सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड मरकज़ की हुकूमत के दरमियान कुछ मुफाहमत हुई है। इसके बायस आप देख रहे हैं कि किस तरह वज़ीर आज़म के साथ चीफ मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर इसमें एहतराम से खड़ा है और वो ताउन की बात कर रहे हैं, ये अच्छी रवायत डाल रहे हैं। इम्तियाज़ साहब हमारे साथ ही रहिए। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बयान कीजिएगा, निसार साहब का ये कहना है कि ये जो एक ब्रेकिंग स्टोरी की रेस है उसको नहीं होना चाहिए, और मीडिया बड़ा एक ऐसा किरदार अदा करे जिससे मामलात बेहतर हों। आप समझते हैं कि मीडिया का जो इस वक्त रोल है वो कोई नेगेटिव है? इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मीडिया को ये किरदार अदा करना चाहिए कि कराची के मामलात अगर सुलझ सकते हैं और मीडिया से ये तवक्को की जाए कि उनको ABC का फैसला करना है तो उन्हें ABC। गालिबन इफ्तिखार साहब से हमारा राब्ता फिर मुनक़ता हो गया। इम्तियाज़ साहब, ये जो इस तरह आपने जैसे कहा कि बिल्कुल एक वो मामला शायद कहीं इफ़हाम व तफ़हीम भी नज़र आता है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, लेकिन मैं आऊँगा मीडिया के हवाले से। किस तरह एक जो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है ख़ास तौर पर स्टोरीज़ के हवाले से कि गलत स्टोरीज़ ना जाएं,
جبکہ آپریشن ہو رہا ہو کراچی میں، جیسے آپ نے کہا ایک بڑا سنگین مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ برج کیسے قائم کیا جائے میڈیا اور حکومت کے درمیان؟ دیکھیے، میڈیا کام ہے غلطیوں کی نشاندہی کرنا، میڈیا کام ہے لوگوں کے سامنے صحیح تصویر پہنچانا۔ یہ چودھری نثار صاحب بہت زیادہ جبرالٹر نہ بنے اور یہ احترام کرے میڈیا کی آزادی کا۔ کل کو اگر رینجرز جو ہے شہریوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے تو میڈیا کیوں نہیں دکھائے گا؟ میڈیا کو دکھانا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں، جو گنڈے ہیں اور جو بھتہ مافیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے میڈیا کو۔ لیکن جہاں شہریوں کے حقوق پر کوئی زد پڑے گی تو میڈیا کو سامنے آگے کھڑا ہونا چاہیے اور دکھانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کاٹے بلاش دے رہے ہیں، جو مرضی چاہے ریجسٹ کرتی پھرے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرح کی دہشت گردی کے خلاف دوسری طرف ریاست کی اندھا دھند کارروائیوں کی حمایت میڈیا نہیں کر سکتا، اور جب کارروائی ہوگی تو بھی قانون کے دائرے میں ہو اور اس میں انصاف کا پلڑا بھاری رہنا چاہیے۔ یہ جو چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں، انہیں سیکھنا چاہیے کہ جمہوری معاشرے میں میڈیا کا کردار ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون جو ایمبیڈڈ میڈیا امریکہ کی فوجوں کے ساتھ رہا ہے، وہ عراق میں یا کہیں اور جگہ، انہوں نے یہ جو وہاں پہ جیل میں جو مظالم ہوئے تھے عراق کے اندر، آپ کو یاد ہوگا وہ میڈیا، امریکی میڈیا نہیں، میڈیا ہی سامنے لے کر آیا تھا۔ تو کسی نے امریکی میڈیا پہ اٹیک نہیں کیا تھا امریکہ کے اندر، بلکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی جنہوں نے عراق میں قیدیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، کتوں کے ساتھ باندھا تھا یا جو بھی زیادتیاں کی۔ اسی طریقے سے کل کو اگر رینجرز کو زیادتیاں کرتی ہے کراچی میں تو میڈیا کا فرض ہے کہ ان زیادتیوں کو سامنے لے کر آئے۔ امتیاز صاحب، چودھری نثار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو سچ ہے وہ تو میڈیا ضرور دکھائے، جو ایک غلطی ہے حکومت کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو آپ ہائی لائٹ نہ کریں، لیکن فیکٹس ہونے چاہیے، ایسی بات نہ ہو جس سے لوگ گمراہ ہوں۔ اچھا، اس پر کامنٹ کر دیجیے گا۔ دیکھیے، جب پاکستان ٹیلی ویژن سے خبر آئے گی تو میڈیا کیا کرے گا؟ اب جو پرائیویٹ میڈیا کیا کرے گا؟ تو خبر وہاں سے آئی، اس میں پرائیویٹ میڈیا نے خبر کو لے لیا، پھر آپ وہ خبر کہاں سے آئی؟ آپ تحقیق یہ کریں کہ وہ خبر گئی کیسے، وہ فیصلہ کیا تھا، اگر کیا تھا تو غلط کیا تھا، اور اگر فیصلہ ہوا تھا تو آپ کے اپنے سرکاری ٹیلی ویژن سامنے آیا تو آپ کو اس پر خود پشیمان ہونا چاہیے تھا، نہ کہ یہ کہ آپ لگ جائیں کہ باقی میڈیا نے خبر کو کیوں لے لیا۔ بہت بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو خبر تھی خاص طور پر یہ سرکاری میڈیا سے تھی، تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ خبر کس طرح سرکاری میڈیا سے نشر ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جمہوری معاشرے ہیں وہاں پہ ایمبیڈڈ میڈیا بھی اگر فوج کے ساتھ بھی ہو، تو اگر کوئی ایٹراسٹیز ہیں، کوئی انلیگل کام ہو رہا ہے تو میڈیا اس کو ضرور دکھائے گا۔ میڈیا کا یہی کام ہے، میڈیا ایک واچ ڈاگ ہے، ایک مرر ہے، جو واقعات جس طرح سے ہو رہے ہوں میڈیا کا یہ کام ہے کہ اس کو وہ دکھائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ تب تک اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔